नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 8। कुलांक ने घर गृहस्थी का पूरा खर्च अपने ऊपर ले लिया था। बच्चों की फीस, घर की देखभाल, छोटा बड़ा दायित्व अब पूरी तरह वही निभा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नए बंगले में मौजूद हिस्से को भी विक्रांगी के नाम करने का मन बना लिया था। ये सब उन्होंने खुलकर विक्रांगी उम्मीद थी कि शायद इससे वो शांत हो जाएगी, शायद उनके बीच फिर से वो पुराना सौम्यपन लौट आएगा। कुछ समय तक विक्रांगी सचमुच शांत दिखी। ऐसा लगा जैसे अब रिश्ते में तूफान थम रहा है, परंतु ये शांति अधिक समय टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों बाद वो फिर से उसी बात पर लौट आई। वही पुरानी रट, वही पुराना दबाव। कुलांक, अगर तुम डिवोर्स नहीं मानोगे तो मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम्हें पता भी नहीं। घरेलू हिंसा, हैरेसमेंट, 498 सब लगा दूंगी, और चाहूँ तो सोशल मीडिया पर मिनटों में तुम्हारी इमेज खराब कर दूंगी। मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। यह पहली बार था जब उसने झगड़े में कानूनी हथियारों का भी प्रयोग करने की धमकी दे दी। दोनों सावधान थे कि बच्चे इन बहसों को सुन न लें, पर क्या सच में कुछ भी बच्चों से छिप पाया था? घर की हवा भी कभी कभी सब कुछ बयां कर देती है। विक्रांगी अब हर छोटी बात पर कुलांक को नीचा दिखाने लगी थी। उसका चरित्र और ईमानदारी अब भी बेदाग थे, परंतु उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी आवाज, ये सब अब उसके ईगो और घमंड की परतों में ढक चुके थे। कोर्ट में वो एक दमदार, तेज तर्रार वकील थी। वही आक्रामकता अब घर की दीवारों में भी उतरने लगी थी। उधर कुलांक, वो आज भी उसे उसी प्रेम से देखते थे। इतनी कटुता, ताने, आरोप सब सहकर भी डिवोर्स का विचार उन्हें भीतर तक तोड़ देता था। वो बार बार विक्रांगी को समझाते, शांत कराने का प्रयास करते, परंतु विक्रांगी अब अपने परिवार, पाटलिया, गौरवी और कुछ कजिन्स से अधिक प्रभावित हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि पैसा, शोहरत, स्टेटस उनके पास सब है और कानून की नजर में पत्नी होने का अधिकार भी। इसलिए वो सोचती, एलिमनी, घर, शेयर, फ्लैट सब कुछ लिया जा सकता है। बच्चों का पूरा खर्च भी कुलांक पर ही रहेगा। वो आत्मविश्वास में डूबी थी कि उसे कुछ खोना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर कुलांक अंदर से बिखर रहे थे, पर अब भी डिवोर्स के खिलाफ थे। पर कहते हैं, जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तब शांत स्वभाव वाला भी टूट जाता है। आखिरकार एक शाम लंबे संघर्षों और लगातार धमकियों के बाद कुलांक ने भारी मन से विक्रांगी से कहा, विक्रांगी, अगर तुम्हारी खुशी सच में इसी में है तो तुम जो भी चाहती हो मैं सब दूंगा, लेकिन क्या अलग होना जरूरी है? उसकी आवाज टूट रही थी, पर विक्रांगी के भीतर जैसे कोई ठंडापन बस गया था। विक्रांगी कुलांक की बात पर ठंडी हंसी हंसी। पति हो, डिवोर्स में इतना दे रहे हो, इसमें कौन सी नई बात है, देना ही पड़ता है। वियागी खन्ना ने तुरंत परिस्थिति संभालने की कोशिश की। बहू, हम नहीं चाहते तुम्हारा घर टूटे, साथ रहने में ही तुम्हारी और बच्चों की भलाई है। पर विक्रांगी की आवाज में अब किसी प्रकार की नरमी नहीं रह गई थी। मम्मी, आपका अस्तित्व मुझसे छिपा नहीं है। हम अपनी और अपने बच्चों की भलाई खुद संभाल लेंगे, आप बीच में ना पड़े। रेवंत खन्ना ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अलग हो। कहाँ अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, बैठकर सुधारी जा सकती है। तुम दोनों इस शहर के बेस्ट कपल माने जाते हो। कुलांक की आवाज बिखर रही थी। पापा, मैं भी नहीं चाहता। पर विक्रांगी तो अड़ियल हो गई है। बच्चे कह चुके हैं कि अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो वे हमें छोड़ देंगे। मेरा मन भारी हो गया है, क्या करूं समझ में नहीं आता। मालिनी मिस्त्री ने एक सांस लेकर कहा, अगर साथ नहीं निभा पा रहा तो अलग होना ही बेहतर है। इस बात पर वियागी चौंक उठी। बहन जी, आप क्या कर रही हैं? इन्हें मनाने के बजाय आप सपोर्ट कर रही हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रांगी बहुत बड़ी वकील है, कोर्ट में उसकी तूती बोलती है, कानून जानती है, पर फिर भी मेरा मानना है कि ऐसे फैसले 100 बार सोच कर लेने चाहिए। डिवोर्स कोई भी अच्छा नहीं मानता, और हमारा दामाद कुलांक वो समझदार ही नहीं, बेहद जिम्मेदार इंसान है। विक्रांगी तुनक कर बोली, पापा,
मतलब मैं ही खराब हूँ? मैं ही डिवोर्स चाहती हूँ? ठीक है, मैं मानती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, और चाहिए ही। आपसी सहमति अच्छी होगी, वरना लड़कर ले लूंगी। मैंने पाटलिया जीजी से भी बात कर ली है, वो मेरे साथ हैं। गौरवी बंगा ने भी डिवोर्स लिया है और कितनी खुश है आज। रेवंत खन्ना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहू ऐसा मत करो, बच्चे टूट जाएंगे, घर बिखर जाएगा। कुलांक तुमसे प्यार करता है, बहुत दुखी है। विक्रांगी का उत्तर और अधिक कठोर था। अब पीछे मुड़ने का सवाल नहीं, अब पीछे मुड़ने का सवाल नहीं, डिवोर्स होकर रहेगा। अपने बच्चे मैं संभाल लूंगी, और जहाँ तक कुलांक का सवाल है, आप सब उनके साथ हो ही, शायद दूसरी शादी भी कर लें। रेवांगी खन्ना से रहा नहीं गया। भाभी, आप सारी सीमाएं पार कर रही हैं। डिवोर्स समाधान नहीं है, आपसी मतभेद दूर किए जा सकते हैं। पर विक्रांगी ने एक झटके में कहा, नहीं रिवांगी, नहीं। गोगो मिस्त्री भी उठकर बोला, दीदी रिवांगी सही कह रही है, डिवोर्स हल नहीं है। पर मालिनी तुरंत बोल पड़ी, गोगो ये विक्रांगी की जिंदगी का सवाल है, हम उस पर कैसे रोक लगाएं? वो बच्ची नहीं है अब। विक्रांगी ने तीखे स्वर में जोड़ा, मैं वही मानूंगी जो मेरे मन को अच्छा लगेगा। कुलांक ने भारी आवाज में कहा, ठीक है विक्रांगी, एक दिन और सोच लो। कल अश्विन और मश्विन भी बेंगलुरु से लौट आएंगे, उन्हें भी बताना होगा। कल हम सब बैठकर बात करेंगे, उसके बाद आपसी सहमति से केस फाइल कर देंगे। पर विक्रांगी उस रात किसी प्रकार के विचार के मूड में नहीं थी। ये सब समय खींचना निरर्थक है। मैं निर्णय कर चुकी हूँ, डिवोर्स पक्का है। सहमति अच्छी होगी, वरना मुश्किल रास्ता भी अपनाऊंगी। तुम नहीं जानते मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मेरा नाम एडवोकेट विक्रांगी है। और हाँ, बच्चों की चिंता मत करो, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं। मालिनी ने एक बार फिर कहा, कुलांक विक्रांगी नहीं मानेगी, उसे आपसी सहमति वाला डिवोर्स दे दो, अब साथ नहीं रहना चाहती। खन्ना परिवार में सन्नाटा पसरा था। वहीं विक्रांगी के मायके में जैसे उग्रता का पर्व मनाया जा रहा था। वियागी और रेवंत टूटे हुए थे। उधर मालिनी और पाटलिया खुले तौर पर विक्रांगी के साथ खड़ी थी। पाटलिया पेरिस से उड़कर आई और आते ही बोली, हमारी विक्रांगी किसी से समझौता नहीं करेगी, उसे डिवोर्स चाहिए और मिलेगा, हम सब उसके साथ हैं। धीरे धीरे मधुसूदन मिस्त्री भी मालिनी और पाटलिया की बातों में आ गए। जब विक्रांगी नहीं मान रही तो अलग हो जाना ही सही होगा, आपसी सहमति हो तो डिवोर्स जल्दी हो जाएगा। पर गोगो मिस्त्री इस निर्णय के विरोध में था। वो कुलांक को गलत नहीं मानता था। उसने बार बार दीदी को समझाने की कोशिश की, पर विक्रांगी अब किसी की नहीं सुनना चाहती थी। रिंकू राजा और रानी मिस्त्री भी विक्रांगी के साथ नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया, जीजी हम अपनी बहन को छोड़ने की सोच सकते हैं, पर अपने जीजा जी कुलांक को नहीं। गलती आपकी है, मानोगी नहीं, पर पछताओगी जरूर। कुलांक और विक्रांगी के दोनों जुड़वा बेटे जल्दी ही इंटरमीडिएट पास करने वाले थे। वे आगे की पढ़ाई के लिए अपना रोड मैप बना चुके थे और अब 18 वर्ष के होने की दहलीज पर थे। उसी रात दोनों भाई अश्विन और मश्विन बेंगलुरु टूर से लौटे। घर पहुंचे तो चाह कर भी उन्हें इस भीषण घटनाक्रम से अनभिज्ञ नहीं रखा जा सका। कुलांक ने अत्यंत धैर्य और कोमलता से उन्हें समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम्हारी मम्मी और मैं, अब हमारा साथ रहना लगभग असंभव होता जा रहा है। तुम्हारी मम्मी डिवोर्स चाहती हैं। मैं भी अब रोज रोज के इस मानसिक आघात को सहने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए उनकी इच्छा अनुसार आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय ले रहा हूँ। जो विक्रांगी चाहती है मैं देने को तैयार हूँ। अश्विन भड़क उठा, पापा क्या आप हमसे मजाक कर रहे हो? अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। विक्रांगी ने ठंडे स्वर में कहा, ये मजाक नहीं है बेटा, हमारा साथ में रहना अब दूभर हो चुका है, हमें अलग अलग रास्ते खोजने होंगे। मश्विन ये सुनकर तिलमिला उठा, और हमारे बारे में कुछ सोचा है या तुम दोनों स्वार्थी माँ बाप बन गए हो? विक्रांगी तुरंत बोली, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, तुम्हारे पापा इस घर से चले जाएंगे। अश्विन गरज पड़ा, क्यों? पापा इस घर में क्यों नहीं रह सकते? मम्मी, आप कितनी बेसिर पैर की बात कर रही हो। भला ऐसे हो सकता है? दादाजी दादी जी भले आज हमारे साथ ना रहते हों, पर मन में हमेशा जुड़े हैं। पापा किसी भी तरह से गलत नहीं है।
मशविन ने भी समर्थन किया। मम्मी, पापा अलग होना नहीं चाहते। ये सब आपके ही दिमाग की उपज है। मैं आप दोनों से किसी भी हालात में अलग नहीं रहूंगा। अश्विन ने दृढ़ता से कहा। मैं भी नहीं, हमें दोनों चाहिए, मम्मी भी पापा भी। सिर्फ किसी एक के साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों भाई गुस्से और पीड़ा में बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गए। हम हरगिज आपके इस फैसले का समर्थन नहीं करेंगे। वे सीधे अपने दादा दादी के पास पहुंचे, पापा और मम्मी के निर्णय की शिकायत लिए, अपमान और दुख से भरे। रेवंत खन्ना और वियागी खन्ना ने उनके तमतमाए चेहरे देखकर समझ लिया कि विक्रांगी और कुलांक के डिवोर्स की खबर बच्चों को मिल चुकी है। उन्होंने कुछ पूछने की कोशिश भी नहीं की, बस कोमल स्वर में पूछा, बेटा बेंगलुरु का ट्रिप कैसा रहा? पर अश्विन का धैर्य टूट गया। दादाजी, मम्मी पापा क्या पागल हो गए हैं? मम्मी तो बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रही हैं। कहती हैं कि पापा से अलग होकर हमें अपने साथ रखेंगी। क्या ऐसा कभी हो सकता है? हमने साफ कह दिया है, किसी एक के साथ नहीं रहेंगे। दोनों चाहिए हमें, नहीं तो हम दोनों उनका त्याग कर देंगे। आपको भी बता दिया दादाजी। रेवंत ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। बेटा गुस्सा मत करो, अगर वे अलग रहने पर अड़ गए तो ये घर तुम्हारा है, तुम हमारे साथ रहोगे। हम अभी मरने वाली नहीं। हमारे पोतों के लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। मशविन ने भारी स्वर में कहा। दादाजी, हम जानते हैं, पर अगर मम्मी पापा अलग हुए तो हम उनका त्याग करने में देर नहीं लगाएंगे। सभी प्रयास विफल होने लगे। विक्रांगी अपनी जिद पर अड़ी थी और कुलांक हतोत्साहित। अंततः कुलांक ने थकी आवाज में कहा, विक्रांगी, अगर तुम्हारा एकमात्र इच्छा डिवोर्स है तो ठीक है, यही सही। तुम्हें जो चाहिए बताओ, जो मेरे अधिकार में है सब तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी ही इच्छा से सहमत हो रहा हूँ। विक्रांगी ने मांगों की सूची सुना दी। नए बंगले में कुलांक का आधा हिस्सा, जिसकी कीमत 50 करोड़ थी, कुलांक के सभी शेयरों का आधा हिस्सा, बैंक बैलेंस में से आधा और कई अन्य संपत्तियों पर अधिकार। और अविश्वसनीय रूप से कुलांक ने बिना एक भी ना कहे हर मांग मान ली। सब कुछ उसके नाम करने को तैयार। दोनों ने बच्चों की कस्टडी भी अपने अपने पक्ष में मांगी और अंततः आपसी सहमति, म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स का केस अपने अपने वकील के माध्यम से फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दिया। अश्विन और मशविन दोनों ने अपने माँ बाप के डिवोर्स के निर्णय को कभी भी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। इंटरमीडिएट का परिणाम आया तो दोनों फर्स्ट क्लास पास हुए। उनका एडमिशन लगभग तय था। इसी बीच उनके माँ बाप अपने डिवोर्स केस की तैयारियों में फैमिली कोर्ट के चक्कर काटने लगे और समय के इस उतार चढ़ाव के बीच दोनों बेटे भी 18 वर्ष के हो गए। 18 वर्ष के होते ही उन्होंने अपने वकील के माध्यम से फैमिली कोर्ट में एक प्रार्थना दायर की कि माता पिता के डिवोर्स से पहले उन्हें भी अपना पक्ष कोर्ट में रखने दिया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और जिस तारीख को डिवोर्स ग्रांट होना था, उस दिन अश्विन और मशविन दोनों अदालत में उपस्थित थे। कुलांक और विक्रांगी दोनों ने अलग अलग ये दावा किया कि बच्चे उन्हीं के साथ रहें। जज ने अश्विन से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? अश्विन ने ठहर कर कहा, जज साहब, कितने स्वार्थी हो जाते हैं वो माता पिता जो अपनी आजादी के नाम पर ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन अब केवल उनका नहीं, परिवार का भी है। हम 18 के हो चुके हैं और हम अपने मम्मी पापा दोनों से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम त्याग करते हैं, बस हमें उनसे आजादी दी जाए। जज ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई बाकी है? अश्विन बोला, मेरे दादाजी दादी जी या नाना जी नानी अगर चाहें तो मेरी पढ़ाई देख सकते हैं, पर मैं मम्मी पापा से कोई संबंध नहीं रखूंगा। अब मशविन बोला, मेरा विचार भी यही है जो मेरे भाई का है। हम मिस्टर कुलांक खन्ना और मिसेस विक्रांगी खन्ना दोनों से अपना रिश्ता समाप्त करना चाहते हैं। हाँ, एक बात अवश्य कहूंगा, अगर ये दोनों कभी पति पत्नी की तरह वापस एक हो जाएं, तभी हम उन्हें स्वीकार कर पाएंगे। उसी दिन 1 जुलाई फैमिली कोर्ट में विक्रांगी के आग्रह और कुलांक की सहमति के आधार पर उनका आपसी सहमति से डिवोर्स मंजूर कर लिया। कुछ समय अपने माता पिता से अलग रहकर दोनों भाई दादाजी के फ्लैट में रहे, फिर अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए।
डिवोर्स के दिन से लेकर यूएस जाने तक उन दोनों ने ना अपने पापा से बात की ना मम्मी से। उनकी पढ़ाई, रहन सहन और सभी खर्चे रेवंत खन्ना ने उठाए। नाना नानी ने भी कुछ देने की कोशिश की, पर बच्चों ने कहा अगर कभी जरूरत पड़ी तो बताएंगे, अभी नहीं। अश्विन और मश्विन यूएस में 4 साल के कंप्यूटर साइंस में दाखिल हो गए। दोनों को एमसीएमसी ट्रस्ट की स्कॉलरशिप भी मिली। क्रिसमस ब्रेक हो या विंटर वेकेशन, वे भारत नहीं लौटे। दादाजी दादी उनसे मिलने यूएस गए, पर वे दोनों भारत नहीं आए। अब डिवोर्स को पूरा 1 वर्ष बीत चुका था। कुलांक पूरी तरह काम में डूब गए। दिल में कहीं कहीं विक्रांगी की स्मृतियां दस्तक देती, पर वे खुद को संयमित रखती। विक्रांगी बाहरी दुनिया में अभी सफल, पर भीतर से लगातार खाली हो रही थी। अकेले में बैठकर रो लेती, बच्चों की याद उसे व्याकुल कर देती। कुलांक से बिताए पुराने दिन उसे चुभने लगे। बात करना चाहती, पर उसका अहंकार उसका रास्ता रोक लेता। पूरा 1 साल वो लगभग अकेली ही रही। नौकर चाकर और प्रोफेशनल जीवन के बीच एकदम खाली सूना घर। आजकल एक चेंज जो आया हुआ था। अब विक्रांगी डिवोर्स के केस नहीं लेती थी। उसकी अच्छी प्रैक्टिस थी। उसका नाम हाई कोर्ट जज के लिए भी चल रहा था। आज पूरे 1 वर्ष बाद वो अपने मम्मी पापा के सामने बैठी थी। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।